तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, based on स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है डियर, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 में क्या करेंगे कि नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या डालते हैं कि टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या इसी में दूसरा जो आएगा एंगल बिटवीन अ गिवन वेक्टर एंड एन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। दूसरे में क्या आता है सर, टू फाइंड द कॉम्पोनेंट। टू फाइंड द कॉम्पोनेंट मतलब हमारा जो दूसरा स्केलर प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल होगा या दूसरा जो टाइप्स है वो आपका कॉम्पोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। और तीसरा जो है हमारा वो है आपका डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या आएगा डियर, जैसे मान लो वर्क डन पूछ लिया है ना, तो वर्क डन जो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ठीक, या पावर पूछ सकता है ना, ये होगा F डॉट वी, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये 12th की चीज है ना, तो ये E डॉट एरिया। तो डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन रहेगा या फोर्स और पोजीशन वेक्टर्स गिवन रहेंगे। पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो हम यहां से वर्क डन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो है डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम के बाद जो है हमारा कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम है कि आपको कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम, जैसे आपको एक कंडीशन गिवन रहेगी और उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपको ये गिवन है कि 2 यूनिट वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड जो है वो √3 है। ये मेरी गिवन कंडीशन है ना। अब इसके बाद मुझसे ये पूछेगा कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b डॉट प्रोडक्ट a यूनिट वेक्टर a माइनस b वेक्टर, इसका मुझे वैल्यू बताना है। तो अब इस चीज की हेल्प से मुझे इस चीज को फाइंड आउट करना है ना। तो ये कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम ऐसे कहे जाते हैं। एक कंडीशन आपको गिवन रहेगी और उसी का इस्तेमाल करके आपको गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या गिवन एक्सप्रेशन में जो है कोई चीज गिवन है, कुछ अल्फाबेट, वो आपको निकालनी है ना। इसी में कई बार ऐसे बोल देगा कि एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसमें अल्फा की वैल्यू निकालें। तो वो हम चीजें देखेंगे कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये हमारे क्या है, इतने तरह की ब्रॉडली हम इतना अगर हम पढ़ लें तो हमारा काम जो है बहुत आसानी से स्केलर प्रोडक्ट का हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद जो है 1 बाय 1 करके हम प्रॉब्लम्स सब चीजों का देखते जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। प्रॉब्लम लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b where a is equal to 2i cap plus j cap minus k cap and b is equal to i cap minus k cap। ठीक है सर। अब देखो, हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा है सर,
ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। सर आपका वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में गिवन है, आप मॉडुलस निकाल सकते हो, मॉडुलस ऑफ बी निकाल सकते हो, मॉडुलस ऑफ ए निकाल सकते हो, मॉडुलस ऑफ बी निकाल सकते हो। जब आपका कंपोनेंट फॉर्मेट में आपका गिवन है वेक्टर, तो ए डॉट बी की वैल्यू जस्ट हमने सीखा है थोड़ी देर पहले कि सर ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ठीक है सर। अब देखो इसमें यहां पर कई बार बच्चों से ये गलती होती है कि यहां पे प्लस माइनस में गलती हो जाती है। तो डियर हम जो वेक्टर लिए थे एक्सप्रेशन को जब ड्राइव करते समय, तो उस टाइम पे हमारा वेक्टर ए जो था वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप था। जस्ट कीप इन माइंड हमने हर जगह पॉजिटिव साइन लिया है ना। तो इस एक्सप्रेशन को मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर, देखो इसी चीज को हम वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, देखो 2i कैप एज इट इज प्लस कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा रहता है, कोई भी अल्फाबेट, तो x ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका कोएफिशिएंट जो है 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड रहता है। तो 1 इंटू जे कैप, तो आपका यहां पर j के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1 प्लस, अब मैं यहां पे प्लस डाल रहा हूं क्योंकि हमारा मेन एक्सप्रेशन में जो है वो प्लस लिए थे, तो लेकिन यहां पर माइनस है, तो सर यहां पर हम -1 इंटू के कैप कर लेंगे। देखो जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वंस अगेन माइनस आ जाएगा। ठीक, तो अब आपका ये जो हो जाएगा डियर, दिस इज योर ए एक्स, दिस इज योर ए वाई एंड दिस इज योर ए जेड। ठीक, सिमिलरली b को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सर उस फॉर्मेट में, तो सर b के लिए देखिए i की जगह पे 1 इंटू आई कैप, यहां पे j नहीं है, तो हम j नहीं है तो सर 0 इंटू जे कैप कर लेंगे प्लस यहां वंस अगेन माइनस है तो इसको हम लोग -1 इंटू के कैप कर लेंगे। प्लस इंटू माइनस किया तो ये आपका माइनस हो गया। तो अब यहां से एक चीज नोटिस करो कि ये आपका bx, ये आपका by और ये आपका bz। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट करो, आपको a डॉट बी की वैल्यू निकल जाएगी। क्या होगा सर, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1, यानी कि ऊपर क्या आएगा मेरा 3 आएगा। ठीक है सर, समझ गए। अब जो है सर जी अगर हमारा वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्मेट में गिवन है, सॉरी अगर हमारा वेक्टर जो है आई जे के फॉर्मेट में गिवन है, तो हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे डियर, √ax² प्लस ay² प्लस az²। ये मैंने कंपोनेंट में बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। तो यहां पर डियर आप क्या करोगे, x की जगह पे हमारी वैल्यूज कितनी है इसको पुट करते चले जाओ, है ना, 2 1 -1, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि ए जेड की वैल्यू जो है वो -1 है तो -1 का स्क्वायर होगा। कई बार बच्चे यहां पर प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं, तो ये भी एक गलती का एक सोर्स बन जाता है ना, तो हमें छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी डियर वो कितनी आएगी, 4 + 1 + 1, यह आएगा √6। सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड हम यहां से निकालो, अंडर मॉडुलस ऑफ b की वैल्यू कितनी होगी, √bx², यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस by², y कितना है 0 का स्क्वायर प्लस bz कितना है -1², ये कितना आएगा डियर √2। ठीक, अब देखो यहां से कि a डॉट b की वैल्यू आपने निकाल ली, आपने मॉडुलस ऑफ b की a की वैल्यू निकाल ली, मॉडुलस ऑफ b की वैल्यू निकाल ली, तो आप यहां से cos थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, वैल्यू को पुट कर दो। क्या करेंगे सर, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, यही होगा। ठीक, a डॉट b की वैल्यू कितनी आई है सर 3,
तो यहां पर हम 3 डालेंगे, है ना, और मॉडुलस ऑफ ए की जगह पे √6 और मॉडुलस ऑफ बी की जगह पे √2। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, है ना। अब यहां पे खुद से देखो कि √6 और √2, √6 को हम लोग √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। यहां पे नोटिस करके देखो, तो आपका √6 यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करके चीजें को फिर से निकालता हूं। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं। या इस साइड देख लो, है ना, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हम यहां पे देख लेते हैं। ये आया है आपका 3। √6 को डियर हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर सेम है, और हम इसको दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको √6 मिल जाएगा। और ये किसकी जगह पे है? √6 की जगह पे, और √2 जो है बाहर है ऑलरेडी। तो यहां से देखो √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा। तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √3। अब यहां से एक चीज देखो बेटा, हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो यहां पे जब हम 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे तो ये √3 टाइम्स में कट जाएगा। तो कॉस थीटा की जो मेन वैल्यू होगी वो तुम्हारी √3/2 होगी, और यही वैल्यू जो है कॉस ऑफ 30 के बराबर होगी, है ना। समझ गए? तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 30 डिग्री। ठीक, जिस इंसान को यहां पे कंफ्यूजन अगर हो रही हो तो वो इस जगह पे ध्यान दे लें, है ना, वो इस जगह पे ध्यान ले लें कि सर हमारा a टू द पावर m हो और b टू द पावर b m हो, है ना। तो हम a इंटू b का पावर m कर सकते हैं। जस्ट उल्टा भी कर सकते हो, है ना, कि सर 6 हमारा था, है ना, 6 का पावर कितना था 1/2। 6 का पावर कितना था सर 1/2। तो 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 1/2। और देखो यहां से a इंटू बी का पावर m है, तो यहां पे 2 इंटू 3 का पावर 1/2 है। तो क्या हम इसको 2 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2 नहीं लिख सकते इससे? तो ये आपको √6 को मैंने कैसे ब्रेक किया √2 और √3 में, इसकी लॉजिक ये है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये आपकी एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी पे, फाइंड द एंगल बिटवीन अ वेक्टर A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and y एक्सिस, है ना। तो डियर जैसे ही मैं y एक्सिस बोला, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर j कैप, क्योंकि y एक्सिस की डायरेक्शन को कौन इंडिकेट करता है सर? j कैप। अगर यही मैं अगर x एक्सिस बोला रहता तो मैं i कैप ले लेता। तो मेरे पास 2 वेक्टर हैं, है ना, एक a दिस वन, और ये मेरी एक्सिस, और y एक्सिस का जो वेक्टर है वो आपका क्या है j कैप है ना, यूनिट वेक्टर। ये आपको y डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे इन दोनों के बीच की एंगल क्या करनी है, निकालनी है। तो क्या करेंगे सर, सिंपली वही चीज जो हम पीछे कर रहे थे, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। क्या करेंगे सर, देखिए b वेक्टर को सिर्फ j कैप है ना, तो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 i कैप प्लस 1 इंटू j कैप प्लस 0 इंटू k कैप। ठीक, हमने ये वेक्टर बना दिया और ये आपका क्या है a कैप है।
दिस इज योर ए एक्स, दिस इज योर ए वाई एंड दिस इज योर ए जेड, है ना। तो 2 जो है ए एक्स है, 3 जो है ए वाई है, 4 जो है ए जेड है। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ये कितना होगा डियर, 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 16 और 9 25, ये 29 हो जाएगा, अंडर रूट 29, ठीक। और इसका मॉडुलस कितना होगा डियर, b का जो मॉडुलस है वो आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो हमने मॉडुलस निकाल लिया, हमारा ये काम हो गया, ठीक। अब मुझे a डॉट बी निकालना है, तो सर मुझे a डॉट बी के लिए मुझे क्या चाहिए, a डॉट बी क्या होता है सर, तो ax इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। सर यहां पे बी एक्स जो है वो 0 है, तो एक्स इंटू बी एक्स क्या हो जाएगा 0 प्लस ए वाई कहाँ है 1, ए वाई यहां पे क्या है 3 और बी वाई कितना है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस ये 1 अगेन ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बी वाई बी जेड जो है वो 0 है। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई डियर, 3 आई, ठीक। तो इसमें वैल्यू को पुट कर दो, ए डॉट बी की वैल्यू 3 और रूट अंडर मॉडुलस ऑफ ए जो है अंडर रूट 29 है और मॉडुलस ऑफ बी जो है 1 है ना। तो ये जो है 3 डिवाइडेड बाई रूट 29। तो थीटा इज इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, यहां पर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 बाई रूट ऑफ 29, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक। तो ये हमारी एंगल है। तो इस तरीके से जो है हमने टाइप 1 में किस तरीके से एंगल्स निकालना रहता है, एक्सिस या वेक्टर या दो वेक्टर के बीच ही एंगल्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वो हमने अभी यहां पे सीख लिया। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। हमको कंपोनेंट अगर निकालना रहेगा तो वो कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 का पहला लेकिन ओवरऑल तीसरा, लिखो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, where वेक्टर A is equal to 3i cap plus j cap plus 2k cap and वेक्टर B is equal to i cap plus j cap plus 2k cap, ठीक। या इसको ऐसे कर लो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मेरे पास दो वेक्टर हैं, है ना, दो वेक्टर हैं। मुझे इस वेक्टर का, वेक्टर ए का बी के अलोंग क्या करना है, मुझे कंपोनेंट निकालना है। मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए है ऐसा और ये मेरा वेक्टर बी है कुछ ऐसा, ठीक है सर। अब देखो दोनों के बीच के एंगल हम थीटा मान लेते हैं। सर जी ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, ए बी मॉडुलस ऑफ ए, है ना, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, यहां पे क्या निकालना है सर, मुझे ए कॉस ऑफ थीटा निकालना है ना, मॉडुलस ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। उल्टा कर दिया है मैंने, मुझे वेक्टर, हाँ मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो, मुझे इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए, मतलब मुझे ए कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरा मॉडुलस ऑफ बी 1 हो जाए, क्या हो जाए, अगर मेरा मॉडुलस ऑफ बी 1 हो जाए
तो मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना। मॉडुलस ऑफ बी को अगर मैं 1 कर लूं तो मेरा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि सर मैं बी वेक्टर के अलोंग अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लूं, अगर मैं बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लूं और उस यूनिट वेक्टर के साथ इस ए का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास वेक्टर ए एज इट इज, है ना, मेरे पास वेक्टर ए एज इट इज, सॉरी इसको यूनिट वेक्टर नहीं, मेरे पास वेक्टर ए ऐसा, लेकिन ए को जब मैं बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं, बी वेक्टर के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट अगर ले लूं तो बाय डेफिनेशन ये कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग बी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर, 1 हो जाएगी, और फिर कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच की एंगल। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा, जो मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में गिवन हो और मुझे किसी भी वेक्टर में, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर मुझे कंपोनेंट निकालना हो, तो जिस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट निकालना हो उस डायरेक्शन के वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, और उस यूनिट वेक्टर का, वेक्टर जिस वेक्टर का मुझे कंपोनेंट लेना है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। क्या होगा सर, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है बी वेक्टर के अलोंग ये वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी, है ना। तो ये क्या है सर, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होगा, सॉरी मॉडुलस कितना होगा, 2 का 4 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर 2i कैप डिवाइडेड बाई √6 प्लस j कैप डिवाइडेड बाई √6 प्लस k कैप डिवाइडेड बाई √6। दिस इज माई यूनिट वेक्टर अलोंग b। अब इस वेक्टर का इसके साथ मुझे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो अल्टीमेटली मुझे राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, a cos थीटा। तो चलो ले लेते हैं bx by bz। तो a डॉट b कैप की जो वैल्यू होगी डियर वो कितनी होगी, देखो यहां पर a कितना है 3, यहां पे कितना है 2 by √6, तो 3 इंटू 2 by √6 प्लस यहां पे 1 है और यहां पे 1 by √6 है, तो 1 इंटू 1 by √6 प्लस 2 इंटू 1 by √6, 2 इंटू 1 by √6, तो √6 एलसीएम रहेगा। तो देखिए ऊपर कितना आएगा, 6 प्लस 1 प्लस 2, 7 प्लस 2 9, 9 डिवाइडेड बाई √6, ये आपका क्या है, यही इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, और यही चीज जो है आपकी कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b है। ठीक है डियर, तो ये जो है एक वेक्टर का कंपोनेंट जो है, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम स्केलर प्रोडक्ट से बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। टाइप 2 में ये तो मेरा कंपोनेंट निकालना था। कई बार वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन रहता है और वेक्टर की ओरिएंटेशन गिवन रहती है, और मुझे कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट वेक्टर फाइंड आउट करना रहता है। कैसा रहता है प्रॉब्लम, वो हम देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, अ वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड magnitude 6√3, having magnitude 6√3, makes an angle 30 degree with
with another vector b, where b is equal to I cap plus j cap plus 2k cap. Find the component vector of A along B. देखो डियर, इसमें क्या है कि आपका मान लो ये वेक्टर है B, है ना, और B वेक्टर से एक वेक्टर A है जिसकी मैग्नीट्यूड मैंने 6√3 बोली, जो B से एंगल 30 डिग्री बना रहा है ना। तो क्वेश्चन ये है आपका कि इस वेक्टर A का मुझे B के अलोंग कंपोनेंट वेक्टर चाहिए। तो डियर, मैंने आपको कंपोनेंट में यानी वेक्टर पार्ट 3 में ये बहुत अच्छे से ये बात समझाई थी कि एक वेक्टर को, जैसे मान लो ये हमारा कोई वेक्टर A है ना, एक वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ब्रेक करते हैं, है ना। जैसे ये वेक्टर A को हम लोग AXI, है ना, प्लस AYJ, तो ये मेरा क्या है, एक वेक्टर है ना। एक वेक्टर को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ब्रेक करते हैं, और ये जो लेंथ रहती है उस कंपोनेंट वेक्टर की क्या रहती है, मैग्नीट्यूड, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तब। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब ये जो है आपका वेक्टर A गिवन है ना, आपका वेक्टर A गिवन है। अब देखो, तुम खुद से यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हम कंपोनेंट निकालने के बाद इस डायरेक्शन से अगर आई कैप से मल्टीप्लाई करते थे तो मुझे इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर मिलता था, एक्स आई कैप मिलता था। तो इन द सेम वे अगर मैं इस वेक्टर का B के अलोंग कंपोनेंट निकाल दूं और इस डायरेक्शन यानी B डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, A का कंपोनेंट वेक्टर मिल जाएगा। कंपैरिजन करके देख लो, हमने यहां पे क्या किया कि सबसे पहले वेक्टर A का, वेक्टर AX को हम लोग कैसे लिखते थे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखा, फिर ये एंगल मेजर करते थे, है ना, फिर कॉस लगा दिया। तो ये A कॉस थीटा जो था वो क्या था, मेरा X कंपोनेंट था। और कंपोनेंट में जब मैं इस X डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से जब मैं मल्टीप्लाई करता था तो मुझे इस डायरेक्शन में क्या मिलता था, कंपोनेंट वेक्टर। कौन सा कंपोनेंट, क्योंकि एक वेक्टर को जब हम स्प्लिट करते हैं दो भाग में तो मुझे वेक्टर मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट वेक्टर, यानी कि इसको हम लोग कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। और कंपोनेंट वेक्टर्स हम निकाले कैसे सर, सबसे पहले कंपोनेंट निकाल लिया और कंपोनेंट को फिर इस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट वेक्टर है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम प्रोसीजर को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो सर वेक्टर A का B डायरेक्शन में मुझे अगर कंपोनेंट चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड लिखा, यहां से एंगल कितना है सर 30 डिग्री, फिर जो है मैं कॉस लगा दिया। ठीक, तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये B के अलोंग है ना, मुझे B डायरेक्शन में मिला। तो A की मैग्नीट्यूड कितनी है सर 6√3, और cos √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहां से 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, √3 और √3 कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 × 3 ये आपका कंपोनेंट जो है A का B डायरेक्शन में 9 हुआ। ये डियर कंपोनेंट है, यानी कि ये AX की वैल्यू है। तो लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में अगर मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर चाहिए तो मुझे इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वंस अगेन मुझे B का क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो B वेक्टर का यूनिट वेक्टर वंस अगेन क्या होगा, सेम चीज, वेक्टर B डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B। तो वंस अगेन सेम चीज, I 1 × I डिवाइडेड बाई √6, मॉडुलस ऑफ B जो है वो आपका क्या होगा
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये डियर आपका √6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, इसको पूरा एक्सपैंड करके लिख देता हूं, कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। i प्लस जे प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई √6, और इसी चीज को हम लोग i बाई √6 प्लस j बाई √6 प्लस 2 बाई √6 इंटू k कैप। अब मुझे क्या करना है सर, ये मेरा कंपोनेंट है और ये मेरा यूनिट वेक्टर है b के अलोंग, तो मुझे a वेक्टर का कंपोनेंट b के अलोंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सर, मुझे कंपोनेंट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट वेक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a cos थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ऐसा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू यूनिट वेक्टर क्या है, i बाई √6 j बाई √6 प्लस 2 बाई √6। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे ये वेक्टर का, a वेक्टर का b के अलोंग कंपोनेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये कंपोनेंट से रिलेटेड दो तरह का प्रॉब्लम जो है हमसे पूछा जाता है। कई बार मुझे दो वेक्टर गिवन रहेंगे और मुझे किसी एक के अलोंग कंपोनेंट पूछेगा, कई बार मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन रहेगा और उसके मुझे कंपोनेंट निकालना रहेगा। ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर निकालना रहेगा। तो हम इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है ना, इसमें मोस्टली जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो वर्क डन से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। बाकी हम 12th क्लास में फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, या हम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डायपोल, वो सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। तो वर्क डन में कैसे निकालता है प्रॉब्लम, कई बार आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में डायरेक्टली गिवन रहेगा कि सर वर्क डन इज डिफाइंड एज F डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसके बाद यहां से कंडीशन गिवन रहेगा कि आपका एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इतना लगता है और आपकी ऑब्जेक्ट जो है इतना डिस्प्लेस करती है ना। तो उसके हिसाब से जो है आपको एंगल, उसके हिसाब से आपको वर्क डन निकालना रहता है। ठीक है, तो कई बार उसमें आपको कंडीशन गिवन रहेगी कि दोनों के बीच में एंगल्स कितना रहेगा वो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसमें लिखो तो पता चल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, लिखो। A block of mass 2 kg is pulled by a force 40 Newton in vertically upward direction। ठीक, समझ गए। A block of mass 2 kg is pulled by a force 40 Newton in vertically upward direction, full stop। The block is displaced 2 meter in vertical direction, then find number 1 work done by the force F, work done by force F is equal to 40 न्यूटन। दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg के बारे में बात कर रहा हूं मैं। वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है सर, अब देखो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन को इस्तेमाल करके हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं। ये मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट है,
जो ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे, है ना, और ये जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगा 40 न्यूटन का, और ये फोर्स जो है इस ब्लॉक को जमीन से 2 मीटर की हाइट पे लेके चला आता है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय फोर्स F। तो देखो, जब ये ब्लॉक इस जगह से, यानी इसकी नेमिंग कर दो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A पॉइंट से जब B पॉइंट पे जब पहुंचता है तो आपका F जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है वो भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा डियर? ये भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो कितनी है? दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 0 डिग्री होगा। तो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू जो होगा ये आपका F डिस्प्लेसमेंट है ना, इनटू कॉस ऑफ 0, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ 0। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है सर? 40, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 2, और दोनों के बीच के एंगल है 0 यानी कि 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 80 जूल। ठीक, लेकिन इसी चीज में अगर आपका सेकंड पॉइंट पे आए, है ना, तो देखो आपका जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो mg जो है डियर वो नीचे लग रहा है। आपका ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऊपर जा ही रहा है, लेकिन हर इंस्टेंट पे आपका क्या है? mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg के केस में, सेकेंड केस में क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर है और mg जो है वो नीचे है। तो दोनों के बीच के एंगल जो है वो 180 डिग्री है। तो वर्क डन बाई mg जो होगा, mg की तो पहले वैल्यू कितनी है देखो 2, ये 2 kg का ब्लॉक है ना, और g कितना है 10 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 10 ये आपका हो जाएगा 20। तो ये आपका वर्क डन बाई mg जो है mg का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच की एंगल। तो यहां से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 20, डिस्प्लेसमेंट 2 और कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये वर्क डन जो है -40 जूल आएगा। ठीक है सर। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना, हमें एंगल्स देखना रहता है। ये डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको चीजें गिवन रहेंगी और उसके हिसाब से जो है हम कैसे प्रॉब्लम किस तरीके से जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट गिवन है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। कई बार जो है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा, मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में दूंगा और उस हिसाब से फिर आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसका जस्ट नेक्स्ट वर्जन देखते हैं कि किस तरीके से पूछता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि अ फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। A force F is equal to 2i cap plus j cap plus 3k cap Newton acts on object which is displaced from point A to B, from point A to B, है ना। पॉइंट A के सामने उसकी कोऑर्डिनेट डाल लो ऐसे, है ना, 1, 2, 3, और B के सामने उसकी कोऑर्डिनेट डाल लो 4i कैप, 4, 6, 8। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो देखो डियर, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है ना। आपका ऑब्जेक्ट जो है यहां पे रहता है और इस जगह से इस जगह पे आता है, और इसकी पोजीशन जो है, ए पॉइंट की पोजीशन जो है डियर
वो आपकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये कोऑर्डिनेट से हम क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। और बी की पोजीशन कितनी है डियर, तो ये आपका क्या है, आर फाइनल जो है वो आपकी 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप है। तो आर फाइनल आपको गिवन है, आर इनिशियल आपको गिवन है। तो जब आपका वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में गिवन है तो वर्क डन कितना होगा सर, एफ डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या देता है सर, पोजीशन वेक्टर। डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, है ना, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो एफ की वैल्यू कितनी है सर, एफ एज इट इज रहने देते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, 4 माइनस आई, 4 माइनस 1 3i कैप, 6 माइनस 2 4j कैप, 8 माइनस 3 5k कैप। एफ की वैल्यू कितनी है सर, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, है ना। ये है हमारा, यहां पे a x b x ये आपका 1 मल्टीप्लाइड है ना, यहां पे 1 है तो 1 इंटू 4 और 5 इंटू 3 यहां से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 4 4 और 3 इंटू 5 15, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 15, ये कितना हो जाएगा डियर 25 जूल आंसर। तो वर्क डन में डायरेक्टली कभी कभी डिस्प्लेसमेंट ना दे करके आपको पोजीशंस की वैल्यू गिवन रहती है, तो उस केस में जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से लग करके आपका निकल के आता है ना, वर्क डन। तो ये सिंपली डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ये बहुत ही आसान रहते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपको सिंपल सी बेसिक टेक्निक अगर पता है तो आप बहुत आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, आप इसको नोट डाउन कर लें। कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, है ना। इसके कंडीशन गिवन रहेगी और उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके फिर चीजों को कैलकुलेट करना रहता है। तो इसमें लिखो, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लिख लो। वेक्टर ए एंड बी आर, वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, vector A and B are perpendicular to each other, then find the value of alpha, है ना, find the value of alpha where A is equal to 2i cap plus j cap minus 6k cap। और इसी चीज को हम यहीं से अच्छा रहने देते हैं, यहां पे स्पेस दे करके B की वैल्यू लिख लें। ये हो जाएगा, ये आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 2k कैप, ऐसा कर लेते हैं। इसको रीअरेंज करके हम कैसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस माइनस ऑफ 6k कैप। डियर यहां पे बहुत गलती होती है, ट्रस्ट मी, इसलिए इस इनिशियल में जब आप चीजों को सीख रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये स्टेप को जरूर फॉलो करें, है ना। तो ये आपका ax, ये आपका ay और ये आपका az। ये आपका यहां पर सिंपली i है तो 1 मल्टीप्लाई रहेगा, अल्फा के j के साथ अल्फा है, k के साथ 2 है। तो a डॉट b, चूंकि a सिंस a इज परपेंडिकुलर टू b, ये आपको गिवन कंडीशन है, देयरफॉर a डॉट b मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये आपका क्या होगा, 0 होगा। कुछ नहीं करना, अब यहां से वैल्यूज उठानी है, मल्टीप्लाई करना है, अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और कॉमन पैटर्न है। तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2
प्लस अल्फा इंटू वन, अल्फा इंटू वन प्लस -6 इंटू टू, -6 इंटू टू। तो यहां से डियर अल्फा की जो वैल्यू आएगी देखो 2 - 12 -10, अल्फा की वैल्यू जो है वो 10 आएगी। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने शुरुआत में ही एग्जांपल्स में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लिया जाए हमारे पास दो यूनिट वेक्टर का ये गिवन है कंडीशन, मॉडुलस ऑफ summation of two unit vector is √3. It has been given to you and you will have to find a minus 2b cap dot, ये प्लस होगा a माइनस b कैप, इसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है सर, कुछ नहीं करना, जो चीज पहले आपसे पूछ रही है उसको एक्सपेंड करके देखो। यहां पर ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b ये 1 है, यूनिट वेक्टर है, इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है। a डॉट a ये a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a डॉट a स्क्वायर, और इसको a डॉट a जो है देखो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ a कॉस ऑफ 0, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, a को a से, फिर a को b से, ये कितना होगा माइनस a डॉट b। अब फिर यहां से देखो, अब की बार इसको प्लस 2 इंटू बी डॉट ए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थ्योरी में बताया था कि a डॉट बी और b डॉट ए दोनों जो है वो सेम है, तो यहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और 2b डॉट b माइनस ऑफ b, तो यहां माइनस आएगा, और आपका ये जो है कितना होगा डियर 2 इंटू बी डॉट बी। तो इसको एक्सपेंड करके लिख दो, मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ 0। ठीक, अब देखो a डॉट बी प्लस 2 इंटू बी डॉट ए। तो इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं, प्लस a डॉट बी, इसमें से एक को घटा दिया मैंने, है ना। यहां पर लिख लो सिंस a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसको मैंने 2 इंटू, मैंने इसको क्या कर दिया a डॉट b कर दिया, है ना, और इसमें से इसको घटा दिया, तो a डॉट b बचा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहां पे ध्यान दो कितना होगा 1 प्लस a डॉट b माइनस 2, ये हमारी वैल्यू आई। तो 1 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा -1 प्लस a डॉट b, और a डॉट b को जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये कितना आएगा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। देखो मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b दोनों की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इस वैल्यू को -1 प्लस कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू कॉस थीटा, तो -1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर मुझे कॉस ऑफ थीटा यानी कि वेक्टर a और b के बीच की मुझे अगर एंगल पता चल जाए तो मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको जब एक्सपैंड किया तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो मुझे जो अननोन फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा को फाइंड आउट करने के लिए ही आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए और बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा।
ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 × cos ऑफ थीटा, ये स्क्वायर रूट में। लेकिन सर इसकी वैल्यू जो है वो √3 के बराबर है, तो इसके इक्वल टू मैं √3 कर दूं, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा मुझे, ये 3 और ये 2 + 2 cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी सर, देखिए ये 3 - 2, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1, और cos थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। और इस cos थीटा की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो -1 + 1/2, ये आपको -1/2 आपका आंसर होगा। ठीक है सर, समझ गए, तो इसको नोट डाउन कर लें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 16 यूनिट, 16 यूनिट, है ना, एंड magnitude of their sum is 8 unit. Magnitude of their sum is 8 unit. ठीक, and resultant is perpendicular to resultant is perpendicular to resultant is perpendicular to a smaller vector, then find magnitude of the vectors। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ यूं कह रहा है डियर, कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, है ना, जिनकी मैग्नीट्यूड का सम जो है ये मुझे 16 यूनिट गिवन है, और दूसरी चीज हमें ये कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि इन दोनों का जो सम है उनका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 यूनिट है, ये 16 यूनिट, ये 8 यूनिट। तो आपसे, और अच्छा एक चीज इसमें और बोल रहा है कि इसमें जो स्मॉलर वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर जो है वो आपका रिजल्टेंट आ रहा है ना, दिस इज द वेक्टर बी। तो आपसे ये इतनी सारी चीजें गिवन है, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, है ना, तो आपसे वेक्टर ए की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है सर, समझ गए। देखिए, इस कंडीशन का हम इस्तेमाल करते हैं, हमें ये कंडीशन गिवन है, a + b गिवन है, एक इक्वेशन मुझे गिवन है, और a और b के फॉर्मेट में मुझे अगर अनदर इक्वेशन मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर देता हूं। जैसे ये देखिए, ये मॉडुलस ऑफ a + b क्या देगा, a² b² 2ab cos थीटा, है ना, और ये हो जाएगा 8 यूनिट। दोनों तरफ स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा a² b² 2ab cos थीटा = 64, है ना। लेकिन सर ना मुझे a पता है, ना मुझे b पता है, ना मुझे cos थीटा पता है, तो यहां पे तो एक अननोन, दो अननोन, और ये मेरा तीसरा अननोन, और हमारे पास इक्वेशन कितनी है, एक, और ये मान लो 2। तो मुझे एक तीसरी कंडीशन की तरफ चलना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है सर, कि a + b जो है इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है सर, तो a.b ये क्या आएगा, ab
कॉस ऑफ थीटा, और बी डॉट बी क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल टू 0। तो यहां से डियर ए बी कॉस थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मान लो, ये मान लो 1, ये मान लो 2, और ये मान लो तुम्हारा 3, और ये मान लो तुम्हारा 4। ठीक, तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज, और इस जगह पर ए बी कॉस थीटा की जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी कॉस थीटा की जगह पे माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 64। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 64। ठीक, ये समझ गए, यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर जो है मैं रब करके बताता हूं चीजें। देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो 64 है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा, और ये 64, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है डियर, 16, तो हम 16 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, और ये 64 होगा, तो इससे ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो a माइनस बी की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 4 आ गई, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 16 है। डियर मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये या ये दोनों का मीनिंग सेम है, तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखो b भी कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 20 होगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 10 है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 and 5, a is equal to 10 and b is equal to 6. This is my answer. ठीक है सर, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इसी प्रॉब्लम को जो है हम हम पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस ऑफ थीटा है ना इज इक्वल टू 64, ऐसा हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। और ये रिजल्टेंट की एंगल देखो हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ 90, रिजल्टेंट क्या है यहां से हम मेजर कर रहे हैं, तो ये b कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a प्लस b कॉस ऑफ थीटा। लेकिन ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है यहां से सर, 90 डिग्री, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 90 की वैल्यू इन्फिनिटी यानी 1/0, और ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा, यानी कि a प्लस b कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर होगा। फिर यहां से b कॉस थीटा की जो वैल्यू है इसमें पुट करो तो ये सेम इक्वेशन आ जाएगा, और a और b की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो मुझे 10 और 6 आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, लिखिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर घर पे ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ जो है ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क पे, लिखिए कि देयर इज अ
cube of side length A. There is a cube of side length A. Then find number one. Number one, the angle between two face diagonals. Number two, the angle between, नंबर टू में नंबर टू डालो, नंबर टू, द एंगल बिटवीन टू स्पेस डायगोनल, है ना, द एंगल बिटवीन टू स्पेस डायगोनल। देखो मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्यूब है, कुछ ऐसा है ना, तो ये फेस डायगोनल होगा, ये इसके बीच के एंगल पूछ रहा है पहला, और दूसरा ये एक कॉर्नर, और ये तुम्हारा एक जस्ट उल्टा, ये तुम्हारा स्पेस डायगोनल होगा, और ये तुम्हारा एक दूसरा स्पेस डायगोनल होगा, है ना। तो दो स्पेस डायगोनल के बीच में आपको क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक, समझ गए। एक ये और उसका ये और ये। स्पेस डायगोनल तो आसान है, स्पेस डायगोनल में थोड़ी सी वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है सर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है डियर, तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।